हर खबर है खास, लेकिन जो खबरें बढ़ाती हैं आपका हौसला और आपका विश्वास, ऐसी तमाम खबरों को देश भर से हम समेट कर लेकर आते हैं खास आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारे ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की बहुत खास कहानियाँ जो प्रेरणा देती हैं, कुछ कर गुजरने का जज्बा देती हैं। तो देर किस बात की है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष प्रोग्राम की। कहते हैं कि माँ के दूध में बहुत ताकत होती है। माँ का दूध बच्चे के सही विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको माँ का दूध नसीब नहीं हो पाता है। ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे शिशुओं के लिए आगे आया है गुजरात के अहमदाबाद में कुछ लोगों का एक समूह जो कि मिल्क बैंक चला रहे हैं। और इस मिल्क बैंक से वो महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं जो मिल्क दान कर सकती हैं। तो कैसे ये मिल्क बैंक चल रहा है और कैसे ज़रूरतमंदों तक दूध पहुंचाया जा रहा है, आइए देखते हैं। जब दुनिया में कदम रख एक नवजात शिशु माँ के सीने से लगकर दूध की पहली बूंद पीता है तो उसे इस जीवन का एहसास होता है। पर ऐसी कई माँ हैं जो इस एहसास को अपने बच्चे को नहीं दे पाती, पर इनकी जगह अन्य माँओं का दूध उस जरूरत को पूरा कर सकता है। और इसीलिए गुजरात के अहमदाबाद में चल रहा है एक ऐसा मिल्क बैंक जहाँ से नवजात बच्चों की जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। डॉक्टर आशीष और उनकी टीम बीते 4 वर्षों से ये मिल्क बैंक चला रही है। उन माताओं के लिए यह हमेशा ही चिंता का विषय रहता है कि अगर उनका दूध उनके नवजात बच्चे के लिए पर्याप्त नहीं हो या वो अपने बच्चे को स्तनपान न करवा सकें तो उनके बच्चे को दूध कहाँ से मिलेगा और उसका विश्वास कैसे होगा। माता का दूध बाजार में मिलता नहीं है तो कौन सी माता उस दूध का दान कर सकेगी। इसका एक हल निकाला गया है कि वो माताएं जिनके बच्चे हैं और उन्हें दूध की जरूरत पूरी होने के बाद भी आगे उनके अत्यधिक दूध आता है तो वो महिलाएं उस दूध को दान कर सकती हैं। ये है अहमदाबाद की आलो की बहन जो दूध की कमी की वजह से अपने बच्चे को स्तनपान करवाने में सक्षम नहीं है। वो बताती हैं कि माता का दूध एक बच्चे के लिए वरदान और जीवन है, जिनमें मिनरल्स, विटामिन और पोषक तत्व उसका विकास करते हैं। माँ का दूध एक बच्चे के लिए वरदान है और जिंदगी भी। इसमें भरपूर मिनरल्स, विटामिन और पोषक तत्व होते हैं जो बच्चे का विकास करते हैं। इस बैंक ने मेरे बच्चे को एक नया जीवन दिया है। मैं इनकी हमेशा आभारी रहूंगी। मेरे जैसी माँओं के लिए ये बैंक एक वरदान जैसा है। माँ के दूध का कर्ज कभी पूरा नहीं किया जा सकता और एक ऐसी माँ जो अपने बच्चे के साथ दूसरे बच्चों के लिए अपना दूध दान करती है, उससे बड़ी प्रेरणा भला क्या हो सकती है। जिन महिलाओं को दूध की जरूरत होती है या जिनके पास ज्यादा मिल्क है, वो सभी महिलाएं इस मिल्क बैंक से जुड़ी हुई हैं। ये है अहमदाबाद की खुशहाली पारीक जो पिछले कई महीनों से अपना दूध दान कर रही हैं। मेरा अपना बच्चा प्रीमेच्योर था। 8वें महीने में ही उसका जन्म हो गया था और उसका वजन भी काफी कम था। तब से उसे आईसीयू में रखा गया था और उसे दूध देने के लिए मुझे पंप की मदद से दूध इकट्ठा करना पड़ जाता था। उस वक्त मैंने कई बच्चों को वहां देखा जिनकी माताओं को दूध नहीं आता था और जो काफी परेशान रहा करती थी, जिसकी वजह से उन्हें फार्मूला फीडिंग करवाया जाता था। उस वक्त कई लोगों ने मुझे बताया कि अगर आपको दूध अधिक मात्रा में आता है तो आप उस दूध का दान कर सकते हैं। और उस वक्त के बाद मैंने दूध डोनेट करना शुरू कर दिया। उस भावना को समझना काफी मुश्किल है क्योंकि उन बच्चों का मेरे दूध से विकास होना अपने आप में एक सेवा का काम था। दूसरी माँ का दूध अपने बच्चे के लिए सुरक्षित है या नहीं, इसे भी सुनिश्चित करता है ये मिल्क बैंक। इस दूध का दान जिस बच्चे और माँ को मिलता है, उनके लिए मानो ये किसी जादू से कम नहीं। माँ के दूध दान की इस प्रवृत्ति से सैकड़ों नन्ही जानें इस दुनिया में कदम से कदम मिलाकर जी पाएंगी।
जिनमें उन डोनर माताओं का अविस्मरणीय योगदान हमेशा याद किया जाएगा, जो अन्य माताओं को प्रेरणा देता रहेगा। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए गुजरात के अहमदाबाद से लक्ष्मण राजपूत के साथ सुमन बोराना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की। कल तक जो महिलाएं घर की दहलीज तक नहीं लांघती थीं, आज न केवल खुद सशक्त हैं, बल्कि दूसरी महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें भी सशक्त बना रही हैं। इन महिलाओं के बनाए गए उत्पाद आज देश विदेश में धूम मचा रहे हैं। ये है पूर्णिया का हाउस ऑफ मैथिली, जहां करीब 40 महिलाएं कढ़ाई, पेंटिंग और कपड़ा निर्माण का काम कर रही हैं। ये वो महिलाएं हैं जो कभी घर से बाहर भी नहीं निकलती थीं और आर्थिक तंगी का सामना कर रही थीं। ऐसे में हाउस ऑफ मैथिली ने इन महिलाओं को प्रशिक्षण देना शुरू किया। आज स्थिति ये है कि ये महिलाएं कई तरह के डिजाइनदार कपड़े तैयार कर रही हैं, जिसमें मिथिला पेंटिंग समेत आकर्षक कढ़ाई से बने शानदार कपड़े लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। न केवल कपड़े, बल्कि ये अन्य उत्पाद भी तैयार कर रही हैं और अपनी कला और कौशल से समाज में एक अलग मकाम हासिल कर रही हैं। ये शानदार उत्पाद इन्हीं महिलाओं के द्वारा तैयार किए गए हैं। ये महिलाएं खुद तो कुशलता की बानगी लिख ही रही हैं, अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर महिलाओं को प्रशिक्षण भी दे रही हैं। इससे इन महिलाओं की आमदनी में इजाफा हुआ है, बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और परिवार बेहतर ढंग से चल रहा है। हमारा एक जो मेन कॉन्सेप्ट था वो ये नहीं था कभी भी कि हाँ हम कपड़े बनाएं और हम बेचें मार्केट में, बल्कि हमारा ये कॉन्सेप्ट था, मेन जो विजन को लेके हम लोगों ने स्टार्ट किया था हाउस ऑफ मैथिली, वो ये था कि हम यहाँ की जो लोकल महिलाएं हैं उनको बड़ी संख्या में हम एम्पावर कर सके। और इस मॉडल को हम सिर्फ पूर्णिया में नहीं, बिहार में या फिर बिहार के बाहर पैन इंडिया हम इस मॉडल को इम्प्लीमेंट कर सके। हाउस ऑफ मैथिली में महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें हुनरमंद बनाया जाता है, जिससे महिलाएं खुद का काम शुरू कर सकती हैं। हाउस ऑफ मैथिली से सैकड़ों महिलाएं जुड़ी हुई हैं। कुछ महिलाएं घर से काम करती हैं, तो कुछ सेंटर से। आज हाउस ऑफ मैथिली ग्लोबल स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। अब ये लोग समस्तीपुर के सुदूर गांव में जाकर महिलाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं, ताकि वो भी आत्मनिर्भर बनकर स्वरोजगार हासिल कर सकें। इन महिलाओं के बनाए रंग बिरंगे डिजाइनर परिधान अमेरिका, दुबई और ब्रिटेन तक भेजे जाते हैं। इस स्टार्टअप को शुरू करने में सरकार की तरफ से भी इन्हें काफी मदद मिली है। हम लोग अभी 40-45 महिलाएं हाउस ऑफ मैथिली से जुड़े थे। हम तो जो भी सीखे यहीं पे आके सीखे, हम उतना जानकारी हमको था नहीं पहले से। यहाँ पे सीखे एम्ब्रॉयडरी, एप्लिक, पेंट करना, सब चीज हम लोग यहाँ पे आके सीखे और अब एक दूसरे को भी बता रहे हैं और जाके ट्रेनिंग भी दे रहे हैं हम लोग। महिलाएं हुनर सीख रही हैं और स्वावलंबी बन रही हैं। अब वो औरों पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि आज अपने और अपने परिवार के फैसले लेने में भी खुद सक्षम हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए बिहार के पूर्णिया से जेपी मिश्रा और मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये है हाउस ऑफ मैथिली, जो कि महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा जरिया बना है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार अच्छी खबरों का ये सफर अभी जारी रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज। भूख लगी है क्या? अरे खूब चल रहा तू। ओए लड़के वाले आ गए। खाली खाना कहाँ है? अनाज तो नहीं मैडम। क्या? क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना अन्ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे है, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। नशे का दरवाजा एक बार खुला तो जिंदगी बंद हो जाती है।
नशे का दरवाजा हमें तोड़ना ही होगा। दरवाजा तोड़ दो। नालसा की डॉन स्कीम है एक मिशन, एक जंग। जब कानून समाज के साथ कदम मिलाता है तब नशा हार मानता है। विक्टिम्स के लिए लीगल मदद, परिवारों के लिए समर्थन और हर गली हर स्कूल में नशे के खिलाफ एक बुलंद आवाज। तुम मत गिरना, हम हैं यहां। नालसा की डॉन यूनिट के साथ कानून भी, इंसाफ भी और सहारा भी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। और अब बात बेंगलुरु शहर में गिरते भूजल स्तर की, जो कि 700 से 800 फीट की गहराई तक नीचे चला गया है। कुछ गांवों में तो 1000 फीट खोदने पर भी ट्यूबवेल में पानी नहीं आ रहा है। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरत है वर्षा जल के संरक्षण की। इस दिशा में IIM बेंगलुरु द्वारा कुछ खास किया गया है। बेंगलुरु बनेर घट्टा रोड स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM दुनिया को बता रहा है कि टिकाऊ बुनियादी ढांचा आज एक आवश्यकता है और भविष्य में अपरिहार्य है। ये सिर्फ संदेश तक ही सीमित नहीं, इसे लागू भी किया गया है। इसके लिए IIM बिल्डिंग की छत पर गिरने वाले बारिश के पानी को शुद्ध कर टैंकों में इकट्ठा कर दोबारा उपयोग में लाने के अलावा बारिश के पानी को जमीन में इकट्ठा करने के लिए 77 जगहों पर 30 फीट कुएं खोदने की व्यवस्था भी बनाई है। हम मानते हैं कि पानी बहुत कीमती है और इसीलिए हमने संस्थान के परिसर में वर्षा जल संचय प्रणाली को लागू किया है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार EV चार्जिंग के स्टेशन स्थापित किए गए हैं। बिजली की बचत के लिए उचित प्रबंध किए गए हैं। सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन हो रहा है, जिससे प्रकृति का संरक्षण तो हो ही रहा है, साथ ही पैसों की बचत भी हो रही है। IIM विशेषज्ञों का मानना है कि चूंकि पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, इसलिए हरित भवन निर्माण और मौजूदा इमारतों को हरा भरा करना बहुत जरूरी है। संस्थान के परिसर में 100 एकड़ क्षेत्रफल में 66 एकड़ हरित आवरण संरक्षित किया गया है। संस्थान के परिसर में 200 से अधिक प्रजातियों के 20,000 पेड़ों की खेती की गई है। हरित आवरण संरक्षण के अलावा संस्थान में उत्पादित कच्चे और सूखे उत्पाद को अलग अलग किया जाता है। 100% कचरे से खाद बनाई जाती है और बायोगैस का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा संस्थान की छत पर सोलर पैनल भी लगाए गए हैं और इनसे उत्पन्न बिजली का उपयोग दैनिक उपभोग के लिए किया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरी है कि हरित भवनों का निर्माण हो या फिर मौजूदा इमारतों को हरा भरा किया जाए। हमारी कोशिश है कि हम प्रकृति को कुछ वापस दे सकें। पानी बहुत कीमती है और इसीलिए संस्थान के परिसर में वर्षा जल संचयन प्रणाली को लागू किया गया है। परिसर में EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं और ऊर्जा दक्षता के लिए LED बल्ब लगाए गए हैं। संस्थान में सौर ऊर्जा से सालाना लगभग 4,50,000 यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है। यहाँ उत्पादित कच्चे और सूखे उत्पाद को अलग किया जाता है। 100% कचरे से खाद बनाई जाती है और बायोगैस का उत्पादन किया जाता है। संस्थान में उपयोग के लिए बिजली उत्पादन के लिए हमने संस्थान की छत पर सोलर पैनल भी लगाए हैं।
IIMB बच्चों, शिक्षकों के लिए कार्यशालाएं भी आयोजित करता है। यह पर्यावरण जागरूकता और टिकाऊ जीवन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करता है। अपने आसपास के वातावरण की मदद से हम अपनी दैनिक जरूरतों के लिए बुनियादी ढांचा प्राप्त कर सकते हैं। गौरतलब है कि IIM बेंगलुरु के हरियाली और रिसाइकलिंग कार्य की न्यूयॉर्क टाइम्स स्टाइल पत्रिका ने भी प्रशंसा की है। अनुकरणीय वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण प्रयासों के लिए राज्य पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। मैसूरू बागवानी संस्थान को 12 वर्षों तक असाधारण परिदृश्य बनाए रखने के लिए पुरस्कार भी मिला है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए बेंगलुरु से ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात उजोनी असोम हुसोरी दल की, जो कि कला के जरिए अपनी विरासत का प्रदर्शन कर रहे हैं। किस प्रकार कला के जरिए विरासत को प्रदर्शित कर रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं। साथ ही साथ खास बात ये भी है इस दल की कि इस दल में जितने भी लोग शामिल हैं सभी दृष्टिबाधित हैं, लेकिन उसके बावजूद जज्बा अपार है। और देखिए उन्हीं के जज्बे पर यह खास रिपोर्ट। ऊपरी असम से निचले असम तक ढोल, पेपा और ताल की लय से सराबोर लोग पारंपरिक धुनों पर गाते और नाचते। ये नजारा है हुसोरी दल का। खास बात यह है कि इस दल के सभी सदस्य दृष्टिबाधित हैं। उजोनी असोम दृष्टिहीन हुसोरी दल नामक ये समूह ब्रह्मपुत्र के दोनों किनारों पर अपनी कला के जरिए अपनी विरासत का बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। दृष्टिबाधित कलाकारों की ये 18 सदस्यीय टीम सदिया से धुबरी तक की यात्रा कर चुकी है और अपने जीवन बिहू हुसोरी प्रदर्शनों से राज्य भर में चयनित स्थानों पर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रही है। इस दल ने न केवल लोगों का दिल जीता है, बल्कि कई शुभचिंतकों से समर्थन भी प्राप्त किया है। इस समूह में राज्य के विभिन्न हिस्सों के कलाकार शामिल हैं। इस टीम में दृष्टिबाधित ढोल वादक और नर्तक भी शामिल हैं। 2021 से हम लोग ये दृष्टिहीन जो ये हुसोरी दौल है, हम लोग अभी तक मतलब गा रहे हैं। और इस साल हमने करीब 15 तारीख से अभी तक लगभग 42 लोग के घर में हम लोग ने अभी हुसोरी प्रदर्शन की है। अपनी सीमाओं को दरकिनार करते हुए टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है। वो ट्रेन के जरिए असम के एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रा करते हैं। उनके प्रदर्शन ने उनके शानदार समन्वय और दिल से की गई भावना के लिए उनकी शानदार कला के प्रदर्शन ने लोगों को आकर्षित किया है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए असम से ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। हमारे देश के लोगों के नित्य नए नवाचार लोगों को आश्चर्यचकित कर रहे हैं। किस प्रकार कमाल के काम कर रहे हैं हमारे देश के लोग। ऐसी ही अच्छी खबरों के सफर को भी जारी रखेंगे। वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। भूख लगी है क्या? अरे भूख चढ़ना तू। अरे भाभी रुको, ओए लड़के वाले आ गए। खाली खाली खड़े खड़े हाथ क्या जोड़ रहा है? खाना कहाँ है? अनाज तो नहीं मैडम। क्या? भाभी क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे हैं, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। पुलिस? मिस सीमा जी? अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे। क्यों? लेकिन मैं अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो। डिजिटल अरेस्ट? 1 लाख दो, बच जाओगे। इतने पैसे? अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा। जेल तो तुम जाओगे। तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है।
डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। हेलो मम्मा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। अक्सर जब अध्यापक क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिख रहे होते हैं तो उसकी जो डस्ट होती है वो नीचे गिरती है, जो कहीं ना कहीं गंदगी उत्पन्न करती है और नाक के जरिए अगर वो शरीर में जाती है तो वो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकती है। ऐसे में असम के नागांव के एक प्रोफेसर ने एक नया उपकरण ईजाद किया है। उसका नाम दिया है चॉक ATM और चॉक डस्ट कलेक्टर। और किस प्रकार से ये काम कर रहा है, कैसे ये डस्ट का कलेक्शन कर रहा है और कैसे ये ATM का काम कर रहा है, आइए देखते हैं। असम के नागांव जिले के कलियाबोर कॉलेज में वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रमुख चिरंजीव बेजबेरुआ ने एक अनूठा नवाचार किया है। चॉक ATM और चॉक डस्ट कलेक्टर नामक इस उपकरण से शिक्षक ब्लैक बोर्ड के पास एक स्विच दबाकर चॉक निकाल सकते हैं। इसके अलावा ये बोर्ड को पोंछने के बाद चॉक की धूल को इकट्ठा करके संग्रहित करता है, जिससे कक्षा में गंदगी नहीं होती। एकत्र की गई धूल का उपयोग अगर जरूरत हो तो नई चॉक पेंसिल बनाने के लिए भी किया जा सकता है। प्रोफेसर बेजबेरुआ ने अपने नवाचार के लिए पेटेंट के लिए भी आवेदन किया है और उन्हें सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है। I thought that there can be a machine. मैं हमेशा यही सोचता था आखिर चौक के डस्ट को दोबारा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैंने एक मशीन इजाद की जिससे हमें क्लासरूम में साल भर चौक मिलती रहेगी और इससे हमें प्रकृति को साफ रखने में भी मदद मिलती रहेगी। गौरतलब है कि 2013 में प्रोफेसर चिरंजीव बेजबेरुआ को असम के उच्च शिक्षा विभाग से उत्कृष्टता का प्रमाण पत्र भी मिला था। उन्हें भारत सरकार से कैप्सूल तकनीक द्वारा भूजल से आर्सेनिक को हटाने शीर्षक से पेटेंट प्राप्त करने के लिए सम्मानित भी किया गया था। अब बेजबेरुआ का ये नया नवाचार लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए असम से ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो देखा आपने, हमारे देश के लोगों में प्रतिभा अपार है, कौशल अपार है, बस ज़रूरत है उन्हें एक छोटा सा मौका मिलने की। और जब जब हमारे देश के लोगों को मौका मिलता है वो कुछ ना कुछ अच्छा और ख़ास करके ज़रूर दिखाते हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, ख़ास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान ज़रूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।